एक ऐसा लीडर जो नाटो का मेंबर है, रसिया से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदता है, यूक्रेन को बैराक्तर ड्रोन्स उपलब्ध कराने वाली डिफेंस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाता है और अजरबैजान के साथ खुलकर खड़ा होता है। ये कहानी है तुर्की के अब तक के सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट रसेप तैयब अर्दवान की, एक ऐसे लीडर की जिसकी पॉलिटिक्स को समझे बिना वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन अर्दवान हमेशा तुर्की के प्रेसिडेंट नहीं थे। साल 1994 में वो इस्तांबुल के मेयर बने। उस दौर में उन्होंने शहर में पानी, कचरा और ट्रांसपोर्ट जैसी समस्याओं पर काम किया, जिसके बाद लोगों के बीच उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। लेकिन साल 1997 में उन्होंने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने एक कविता पढ़ी, जो कविता क्रांतिकारी थी। कविता कुछ यूं थी: मस्जिदें हमारी बैरक हैं, गुंबद हमारा कवच, मीनारें हमारी संगीनें हैं और मोमिन हमारे सिपाही। जिस कविता के पढ़ने के बाद उन्हें जेल हुई, सजा हुई और उनका मेयर पद भी चला गया। लगभग 4 महीने जेल में रहने के बाद अर्दवान बाहर आए। शायद बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि यही व्यक्ति एक दिन तुर्की की पॉलिटिक्स का सबसे पावरफुल चेहरा बनेगा। जेल उनके लिए पॉलिटिकल कैरियर का अंत नहीं थी। साल 1999 में बाहर आने के बाद उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी यानी AK पार्टी बनाई। साल 2002 में इलेक्शन में यही पार्टी सत्ता में आई और अर्दवान कुछ ही समय बाद तुर्की के सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन की लिस्ट में शामिल हो गए। 2003 में वो तुर्की के प्राइम मिनिस्टर बने और 2014 में तुर्की के राष्ट्रपति। इसके बाद तुर्की की पॉलिटिकल सिस्टम में बड़े बदलाव हुए और 2018 के बाद राष्ट्रपति के हाथों एग्जीक्यूटिव पावर और ज्यादा मजबूत हो गई। अर्दवान ने सत्ता को अपने हाथों में इतना मजबूत किया कि उनके सपोर्टर्स उन्हें तुर्की को मजबूत करने वाले लीडर मानते हैं, जबकि उनके आलोचक उन पर ऑपोजिशन, मीडिया और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को कमजोर करने का आरोप लगाते हैं। साल 2016 में अर्दवान की सरकार के खिलाफ एक मिलिट्री कूप देखने को मिला। इस कूप को दबाने के लिए अर्दवान सरकार ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की, हजारों लोगों को गिरफ्तार किया और ऑपोजिशन लीडर्स, जर्नलिस्ट और गवर्नमेंट क्रिटिक्स के खिलाफ कार्रवाई हुई। अर्दवान के आलोचक इसे पॉलिटिकल क्रैकडाउन कहते हैं, जबकि उनकी गवर्नमेंट इसे देश की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए जरूरी कदम बताती है। लेकिन अर्दवान की असली ताकत डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में नहीं है। उनकी फॉरेन पॉलिसी को देखिए। तुर्की नाटो का मेंबर भी है, यानी वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस का हिस्सा। लेकिन इसी तुर्की ने रसिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लिया। नाटो ने इस डील पर कड़ी आपत्ति जताई, क्योंकि S-400 नाटो के इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और यही अर्दवान की फॉरेन पॉलिसी बाकी लीडर से उन्हें एकदम अलग बनाती है। वेस्टर्न कंट्रीज से अलायंस भी रखो, रसिया के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप भी। यूक्रेन वॉर में तुर्की ने कीव के साथ डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाया। तुर्की की बेकर कंपनी के ड्रोन्स ने यूक्रेन वॉर में दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। यानी एक तरफ तुर्की नाटो का मेंबर है और दूसरी तरफ तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री यूक्रेन को रसिया के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स भी उपलब्ध कराती है। फिर आता है अजरबैजान वॉर। तुर्की ने खुलकर अजरबैजान का सपोर्ट किया। टर्किश ड्रोन और मिलिट्री असिस्टेंस ने अजरबैजान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को मजबूत किया। इससे उस रीजन में तुर्की का इन्फ्लुएंस तेजी से बढ़ा और रसिया के ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस को चुनौती मिली। यानी अर्दवान की स्ट्रेटजी साफ दिखाई देती है। एक तरफ नाटो में जगह बनाए रखो, दूसरी तरफ रसिया से बातचीत के लिए दरवाजे भी खुले रखो। अजरबैजान में स्ट्रेटजिक इन्फ्लुएंस बढ़ाओ और मिडल ईस्ट तथा मुस्लिम वर्ल्ड में तुर्की की भूमिका को मजबूत करो। लेकिन अब कहानी का सबसे नया और सबसे बड़ा चैप्टर शुरू होता है मक्का से। 7 अगस्त 2026 को मक्का में तुर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन किए। Saudi Arabia, Pakistan, Turkey have signed a joint defense agreement at Mecca. They're calling it the Mecca Agreement at a time of heightened security tensions across West Asia. So this Mecca joint defense agreement, इस एग्रीमेंट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है म्यूचुअल डिफेंस। यानी अगर तीनों देशों में से किसी एक देश पर आर्म अटैक होता है तो उस अटैक को तीनों देशों पर अटैक माना जाएगा। यानी कॉन्सेप्ट नाटो के आर्टिकल 5 जैसा है। includes a collective defense clause, quite like that Article 5 of NATO. It states an armed attack against any one of the 3 countries would be considered an attack against all 3.
जहां एक मेंबर पर हुआ हमला कलेक्टिव डिफेंस का मामला बन जाता है। इसी वजह से दुनिया के कई देश इसे इनफॉर्मली इस्लामिक नेटो कह रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे ये इसका ऑफिशियल नाम नहीं है और इसे नाटो का सीधा अल्टरनेटिव कहना भी अभी सही नहीं होगा। ये एक नया रीजनल डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें 3 देश मिलिट्री कोऑर्डिनेशन बढ़ाने, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने और डिफेंस इंडस्ट्री में कोऑपरेशन बढ़ाने की योजना पर काम कर रहे हैं। तुर्की ने यह भी कहा कि ये एग्रीमेंट एग्जिस्टिंग अलायंस को रिप्लेस करने के लिए नहीं है और भविष्य में दूसरे देशों के लिए भी इसका दरवाजा खुला रह सकता है। अब जरा सोचिए, इस पावरफुल इक्वेशन को समझिए। सऊदी अरेबिया के पास पैसा है और गल्फ में स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, पाकिस्तान के पास एक बड़ी मिलिट्री और न्यूक्लियर डिटेरेंट है और तुर्की के पास नाटो का अनुभव है, एक मजबूत डिफेंस इंडस्ट्री है, एडवांस्ड ड्रोन्स हैं और एक बड़ी मिलिट्री पावर है। इन तीनों की ताकत अगर एक डिफेंस फ्रेमवर्क में आती है तो मिडल ईस्ट और साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स में इसका असर पड़ना तय है। तो आखिर अब सवाल उठता है कि अर्दवान आखिरकार कितने पावरफुल हैं। उनकी ताकत सिर्फ तुर्की की इकोनॉमी, आर्मी या प्रेसिडेंसी में नहीं है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है कई सेंटर पावर्स के साथ डील करने की क्षमता। वॉशिंगटन से भी बात, मॉस्को से भी बात, बाकू से भी दोस्ती, गल्फ कंट्रीज से भी पार्टनरशिप, अब इस्लामाबाद और रियाद के साथ डिफेंस कोऑपरेशन। यही अर्दवान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। किसी एक कैंप में पूरी तरह बंद मत हो, बल्कि हर कैंप के साथ अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से रिलेशनशिप बनाए रखो। इसलिए अर्दवान को सिर्फ तुर्की का प्रेसिडेंट समझना शायद कम होगा, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स अब अंकारा तक सीमित नहीं रही है। नाटो से लेकर मॉस्को, बाकू से लेकर इस्लामाबाद और मक्का तक अर्दवान एक ऐसे रीजनल पावर नेटवर्क के सेंटर में दिखाई देते हैं जो आने वाले समय में मिडल ईस्ट, यूरोप, एशिया की जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित कर सकता है। और शायद यही अर्दवान की सबसे बड़ी ताकत है। वे सिर्फ देश को गौर नहीं कर रहे, बल्कि बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स में तुर्की को एक इंडिपेंडेंट पावर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इसका फ्यूचर क्या होगा? क्या इस्लामिक नेटो हकीकत बन पाएगा या पहले की तरह कोलैप्स हो जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात जो पूरी तरह अब कंफर्म हो चुकी है वो ये है कि वॉर कोई भी लड़े, सीरिया लड़े, लीबिया लड़े, रसिया लड़े, यूक्रेन लड़े, लेकिन एक इंसान जो जीतता ही जीतता है वो है अर्दवान। अर्दवान की पॉलिटिक्स को समझना जितना जटिलताओं से भरा है, शायद उससे ज्यादा मुश्किल होता है समझना ये बात कि अर्दवान आखिरकार कितने पावरफुल हैं। क्या अर्दवान की आंखों में अब भी वही ख्वाब हैं कि हमें एक इस्लामिक सल्तनत बनानी चाहिए और अपने आप को उस सल्तनत का खलीफा? दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।